दोस्तों, जब हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में 220 वोल्ट या 440 वोल्ट की आवश्यकता होती है, फिर बिजली घरों के द्वारा 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट या 1,33,000 वोल्ट की बिजली क्यों भेजी जाती है, अर्थात इसकी आपूर्ति की जाती है। क्या कारण है हाई वोल्टेज पर बिजली भेजने का, जबकि जहां उत्पादन होता है बिजली का, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन हो, हाइड्रो पावर स्टेशन हो या एटॉमिक पावर स्टेशन हो, वहां पर जो बिजली अल्टरनेटर के द्वारा उत्पादित की जाती है, तो अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज सामान्यतः ज्यादा से ज्यादा 3300 वोल्ट होता है। फिर इस वोल्टेज को बड़े बड़े स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर स्टेप अप किया जाता है, बढ़ाया जाता है। फिर इसी वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर 220 वोल्ट या 440 वोल्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में हम खर्च क्यों करते हैं? हमको ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करूंगा और मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब बिजली को ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो हाई वोल्टेज में क्यों भेजा जाता है। तो दोस्तों, इस साइंस को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी संबंधित दो फार्मूलों पर गौर करना पड़ेगा, उनको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। जो पहला फार्मूला है वो है P इक्वल टू V इंटू आई कॉस फाई। इस फार्मूले को आपने अक्सर सुना होगा और देखा होगा। ये पावर का फार्मूला है। पावर का फार्मूला बोले तो ये जो P है ये वॉट में है, ये V वोल्ट में है, I एम्पियर में है और ये cos फाई जो है ये पावर फैक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पे जो फाई है ये वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल है। तो पहला फार्मूला तो ये है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी मैं पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि जब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसी लंबी दूरी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है, तो हाई वोल्टेज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो ये पहला फार्मूला V इक्वल टू आई कॉस फाई, ये पहला फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। और जो दूसरा फार्मूला है वो है हीट एनर्जी का H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो वैल्यू आती है ये वाट सेकेंड में आती है, वाट सेकेंड। हाँ, इसको हम जूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो जो फार्मूले हैं, इन्हीं दो फार्मूलों को हम उपयोग करके आपको ये बताएंगे कि हाई वोल्टेज की बिजली लंबी दूरी पर क्यों भेजी जाती है। इसके लिए आइए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक कोई, मान लो ये एक पावर हाउस है या जनरेटर हाउस है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है और उसके लगभग 1 किलोमीटर दूर, लगभग क्या एग्जैक्ट मैं मान लेता हूं, ये हमारा एक घर है। वहां से एक वायर इसको कनेक्ट किया गया है। सिंगल फेज की सप्लाई हम मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर। हालांकि उसमें दो तार भी लगते हैं, अगर एक न्यूट्रल का वायर भी जाएगा और एक सिंगल फेज का वायर जाएगा, लेकिन एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे न्यूट्रल वाला जो वायर है उसको नहीं प्रदर्शित किया है। तो ये जो जनरेटर हाउस है और हमारे घर का में जो तार डाला गया, एक वायर डाला गया, उसकी जो लेंथ है L इक्वल टू है 1000 मीटर और इसका जो डायमीटर है, और ये जो वायर है ये एल्युमिनियम मटेरियल का बना हुआ है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसका ये जो वायर है ये एल्युमिनियम का है और इसकी जो लंबाई है, डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस में ये डाला गया है उसकी 1000 मीटर की लेंथ है और डायमीटर इसका 20 mm है। इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं।
अब मान लो कि ये जो हमारा घर है, होम है, और ये जैसा कि मैंने यहाँ पर ये जनरेटर हाउस बनाया था, यहाँ से वायर था, इस वाले होम को 220 वोल्ट और 2 किलोवाट पावर का आवश्यकता है, जरूरत है। तो अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि अभी जो बिजली भेजी जाती है, इस घर को भेजना है तो 220 वोल्ट में यहां से नहीं भेजते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, एक यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, इसको स्टेप अप करते हैं, इसको स्टेप डाउन करते हैं, फिर 220 वोल्ट 2 किलोवाट की बिजली ऐसे आपूर्ति की जाती है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है, ये हमने नहीं लगाया और इस वोल्टेज को हमने जनरेटर हाउस से नहीं बढ़ाया है, स्टेप अप किया है। तो 220 वोल्ट की यहाँ पर हमको आवश्यकता है, 2 किलोवाट की आवश्यकता है। तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि 220 वोल्ट की सप्लाई ही हम जनरेटर हाउस से यहाँ पर भेजते हैं। तो हम इस लाइन में, इस वायर में हमको जो पावर फीड करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो 2 किलोवाट का है, तो जो मैंने फार्मूला बताया था P इक्वल टू VI cos फाई, जो ये फार्मूला बताया था, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर उस वैल्यू को रखें तो 2000, तो हमारा पावर हो गया 2 किलोवाट का 2000 वाट हो गया, और V की जो वैल्यू है वो 220 वोल्ट है, और I को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे cos फाई को मैंने यूनिटी माना हुआ है, मतलब कि पावर फैक्टर को आइडियल मान लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर हम I की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, I की वैल्यू, इस I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये I की वैल्यू अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो वो कुछ कितनी आती है, I इक्वल टू 90.9 एम्प्स। ये I की वैल्यू यहाँ पर इतनी आती है अगर हम 220 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज जनरेट करें और 2 किलोवाट इस लाइन में हम एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फेड करें, तो I की वैल्यू, मतलब कि करंट की जो वैल्यू आएगी वो 90.9 एम्प्स आएगी। अब चलिए इस 90.9 एम्प्स में हम ये देख लेते हैं कि इस वायर में, ये जो मैंने वायर यहाँ पर डाला है जनरेटर हाउस से घर तक, इसमें हीट कितनी जनरेट हो जाएगी। तो हीट जनरेशन का जो मैंने अभी फार्मूला बताया था, वो क्या फार्मूला बताया था मैंने, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फार्मूला बताया था। तो I की वैल्यू तो मुझको यहाँ से पता है, ये T यहाँ पर सेकेंड टाइम है, पर सेकेंड में मैं निकाल लूंगा, या पर सेकेंड में ही यहाँ निकाल लूंगा उसकी H की वैल्यू को, लेकिन मुझको अभी R की वैल्यू नहीं पता है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता है इस वायर की। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका जो फार्मूला होता है वो R इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो ये जो R की वैल्यू के कैलकुलेशन का जो तरीका है वो मैंने इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, कृपया जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। तो जब अगर हम इस वायर की R रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ आती है, ये जब L इसमें पुट कर लेते हैं, L मतलब कि 1000 मीटर और एक क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ये सब हम जब पुट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 0.082 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। अब हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और T को हम 1 सेकेंड मान लेते हैं, तो T इक्वल टू 1 हो जाएगा, और I की वैल्यू जो मैंने निकाली अभी 90.9 एम्पियर, ये I की वैल्यू है, उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो H जो निकल के आता है, इतना एम्पियर का जो हम करंट देते हैं, तो H निकल के आता है 67.755 वाट। मतलब कि अगर हम 90 एम्पियर का करंट उस वायर में फ्लो कराएं
कितने एम्पियर का, 90 एम्पियर का करंट इस वायर में फ्लो कराएं तो हमारा जो एनर्जी का लॉस होगा, जाकर जो हीट के रूप में लॉस होगा, वो लगभग 7 किलोवाट हो जाएगा। 7 किलोवाट हो जाएगा। और हमको यहाँ पर क्या जरूरत है, 2 किलोवाट की। तो अगर हमको यहाँ पर 2 किलोवाट एनर्जी चाहिए है तो यहां से हमको 7 किलोवाट की एनर्जी इसमें फेड करनी पड़ेगी। इस तरीके से हमारा जो लॉस हो जाएगा वो लगभग 5 किलोवाट हमारा वायर ही खा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को लॉस कर देगा, हीट के रूप में लॉस कर देगा। तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? तो इसके लिए दोस्तों, जो मैंने शुरुआत में बताया कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप कर दिया जाता है। वोल्टेज को जब स्टेप अप करते हैं तब क्या कैलकुलेशन निकल के आता है, वो जरा आइए अब जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल ये दिया कि 220 वोल्ट हमको वहां पर सप्लाई चाहिए थी, तो अगर हम जनरेटर हाउस से, ये जो हमारा जनरेटर हाउस है यहाँ पर, और ये फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जब हम यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर, स्टेप SUT में डिनोट कर लेता हूं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज अगर हम इसका बढ़ा दें, सपोज दैट हम जो वोल्टेज इसका बढ़ा दें वो 10,000 वोल्ट कर दें। कितना कर दें? 10,000 वोल्ट। तब आइए जान लेते हैं कि 10,000 वोल्ट में आई कितनी फ्लो करनी पड़ेगी। 10,000 वोल्ट मैंने यहाँ पे वोल्टेज ले लिया और आई को कैलकुलेट करना है। आई हमारा, और पावर कितना है मेरा, पावर वही 2000 वाट या 2 किलोवाट। तो आई की वैल्यू आती है यहाँ से ओनली 0.2 एम्स। 0.2 एम्स ही आई की वैल्यू आती है। अब अगर हम इस आई की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे पहले मैंने 90 एम्पियर रखा था जब मैंने 220 वोल्ट की ही जनरेटर हाउस से सप्लाई दिया था, तो हमारा हीट इतना निकल के आया था। लेकिन अब अगर हम इस आई की वैल्यू को उस फार्मूले में पुट करते हैं तो हीट का लॉस जो आता है मात्र कितना आता है, H इक्वल टू आता है 0.0038 वाट सेकेंड या जूल। तो फिर इसके बाद में जब इतना हीट का लॉस इतना कम आ रहा है, तो मैंने स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर लगाया था जनरेटर हाउस के पास में, वो उसने लॉस को हमारा कितना कम कर दिया, कितने गुना कम कर दिया। अब 10,000 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारे जनरेटर हाउस से जो निकली है वो हमारे घर पे पहुंच रही है। यहाँ पर हमने स्टेप SDT लगा दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया। तो 10,000 वोल्ट से उसने फिर से 10,000 वोल्ट से उसने फिर से उसको वोल्टेज को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं तो इनका भी एक लॉस होता है, इनकी भी एक एफिशिएंसी होती है, लेकिन वो जो लॉस होता है इस लॉस के सामने मायने नहीं रखता है, या बोला जाए कि इस लॉस के सामने मायने नहीं रखता है। कुल मिला के ट्रांसफार्मर एक एफिशिएंट युक्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा अब कि जो हम ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं, और हाई वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी क्यों भेजी जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आखिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अर्थात पावर ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी। और यहाँ पे एक दूसरा भी एक लाइन लिखी हुई है, ट्रांसफार्मर डीसी में वर्क क्यों नहीं करता, मतलब कि डायरेक्ट करंट में कार्य क्यों नहीं करता। इस बारे में हम अगले किसी वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका भी जो डिस्कशन है वो भी काफी लंबा है। ये वीडियो नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट या 1,33,000 वोल्ट की बिजली क्यों भेजी जाती है। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में मन लगाते रहिए।